हेलो एवरीवन। तो कल हमने कॉमन कार्प का प्रजनन एवं बीज उत्पादन पढ़ा था। कॉमन क्रॉप ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन। और हमने देखा था कि तालाब में कैसे कॉमन क्रॉप का प्रजनन होता है। तो आज हम वही आगे बढ़ाते हैं कि हैचरी की मदद से कैसे करेंगे। वैसे हैचरी में भी बीज उत्पादन होता है। उसमें हम कृत्रिम वातावरण बनाते हैं। और हैचरी भी बहुत तरह का होता है, जैसे सीमेंट हैचरी, फाइबर ग्लास हैचरी। लेकिन इंडिया में जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जो चलन में है, वो है चाइनीज़ कार्प हैचरी। तो हम आज उसका डिफरेंट पार्ट, वो कैसे काम करता है, वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चाइनीज़ हैचरी ये चाइना से डेवलप हुआ था, चाइना में पहले यूज़ होता था, इसीलिए इसको चाइनीज़ हैचरी कहते हैं। ठीक है। तो चाइनीज़ हैचरी के लिए हमको 25 मीटर टू 25 मीटर का ज़मीन चाहिए होता है। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीक़ा से प्रजनन के लिए वातावरण क्रिएट करते हैं। जैसे कि डीओ, वाटर क्वालिटी पैरामीटर तो हम मेंटेन करते ही हैं, लेकिन हम इसमें आर्टिफिशियल तरीक़ा से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगे कि बरसात भी हो रहा है, और पानी को घुमावदार भी बना देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि नदी में प्रजनन हो रहा है। तो इसका बहुत, चलिए इसके वन बाय वन इसका पार्ट्स पढ़ते हैं। चाइनीज हैचरी 4 पार्ट में बना होता है। पहला होता है ओवरहेड टैंक, जिसको हम पानी की टंकी बोलते हैं। फिर होता है प्रजनन कुंड, या फिर इसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग टैंक। तीसरा होता है हैचिंग, और चौथा होता है स्पॉन कुंड। ठीक है। हैचिंग यहाँ मतलब ये जहाँ अंडा फूटता है। ठीक है। अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसा होता है ओवरहेड टैंक, प्रजनन टैंक, हैचिंग टैंक और स्पॉन टैंक। तो पहला है ओवरहेड टैंक। तो ओवरहेड टैंक कुछ नहीं है, ये पानी का सिंपल टंकी है। तो ये जो पूरा प्रजनन करने के लिए एटलीस्ट हमको कितना पानी का जरूरत होता है, 30,000 से 75,000 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक 3 इंच का पाइप रहता है, वो किसी ट्यूबवेल या किसी पानी का सोर्स से हम जमीन से कम 4.5 से 5.5 इंच ऊपर लेते हैं, और फिर टंकी रहता है। ये टंकी कम से कम, इसका टंकी का कितना होता है कैपेसिटी, इसका 5.5 इंटू
2.7 इंटू 2.2 मीटर, मतलब लंबाई रहेगा 5.5, चौड़ाई रहेगा 2.7 मीटर और ऊंचाई रहेगा 2.2 मीटर। और इसमें लगभग 30,000 से 75,000 लीटर तक पानी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरहेड टैंक। इसी से फिर बाकी सब टैंक में भी पानी जाता है। दूसरा है प्रजनन कुंड। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग ओवरहेड टैंक बनाए जो कि जमीन से कितना था, 4.5 3.5 से 4.5 मीटर, इंच नहीं मीटर था। ठीक है, वो क्या करेगा, पानी सप्लाई करेगा। और फिर होता है दूसरा टैंक जो कि है प्रजनन टैंक। ये किस तरह का आकार का रहता है, गोला आकार का। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है अगर बहुत बड़ा है, बड़ा पैमाना में करें तो इसका डायमीटर 6 से 8 मीटर रखेंगे, और अगर छोटा है तो 3 से 4 मीटर। और इसका जो गहराई है वो 1.20 से 1.5 मीटर तक रखेंगे। ठीक है, तो ये सीमेंट का ऐसे बना हुआ है और इसमें हम लोग ऐसे जाली लगा देते हैं पूरा, और बीच में यहाँ 3 इंच का पाइप रहता है। ठीक है, प्रजनन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नर और मादा मछली को ऐसे छोड़ देते हैं 1:1 का रेशियो में, करीब जैसे किए थे, जो टीका लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर क्या क्या होता है कि बीच में तो पानी निकलने के लिए एक पाइप रहता है, और यहाँ साइड में भी 1.5 इंच का घुमावदार रहता है। इसको ऐसे करके रहता है इस तरह से 1.5 इंच का, जिसमें हर 10 से 12 इंच का एरिया में एक 0.5 मीटर का ऐसे रबर टाइप लगा होता है, जिससे वो चपटा रहे। क्यों चपटा रहे, इस तरह का उसका मुंह रहता है चपटा टाइप का, ताकि यहाँ जो पानी है ना वो घुमावदार रहे इस तरह से, ताकि उनको लगे कि ये लोग ये चल नदी वाले पानी में। और फिर यहाँ पर कुछ कुछ पाइप से पानी का वर्षा टाइप भी होता है, ताकि इनको लगे कि बरसात हो रहा है। ठीक है, और ये जो पानी ऐसे आता है ना, तो उसकी वजह से जब ये पानी गिर रहा है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आ रहा है, और यहाँ पानी में भी फिर ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो डीओ का लेवल भी पानी में अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर ये प्रजनन करके यहाँ अंडा देती है, और फिर यहाँ पर क्या होता है 60 इंटू 60 माइक्रोन का, 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻9 मीटर, 10 टू द पावर कितना, एक बार देख लीजिएगा 1 माइक्रोन कितना होता है। और वो ऐसे जाली लगा देते हैं ताकि जो अंडा है वो ठीक से रहे। ठीक है, और उसके बाद जब प्रजनन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये हम लोग अंडा को बाद में यहाँ से जब थोड़ा देर के बाद निकालते हैं। ठीक है, तुरंत नहीं, 3 से 4 घंटे के बाद। ये हमारा प्रजनन कुंड हो गया। फिर से बता देते हो, ये गोलाकार का रहता है, बड़ा में 6 से 8 मीटर इसका डायमीटर रहता है, छोटा में 3 से 4 मीटर। इसका गहराई जो गड्ढा रहता है, कम से कम इसमें पानी 1.20 से 1.5 मीटर तक रहता है।
इसमें हम मछली को टीका लगा के मेल और फीमेल मछली को छोड़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर वो जो प्रजनन करके फिर यहाँ जो निषेचित अंडा या फर्टिलाइज अंडा बीच में रहता है, फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज दोनों ऐसे रहता है, ठीक है। और इसमें जो रहता है बीच में 3 इंच का पाइप रहता है, जिससे पानी निकासी और करने में हमको ओवरहेड टैंक से यहाँ से पानी आता है। और एक डक पाइप होता है चपटा आकार का, जिससे घुमावदार पानी भी आता है। और ऊपर भी एक पाइप लगा हुआ रहता है जगह जगह पे, जिससे बरसात वाला पानी का अनुभव होता है, जिससे टीओ लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है हैचिंग कुंड। ये भी गोल आकार का रहता है उसी की तरह, लेकिन ये थोड़ा छोटा रहता है। ये 3 से 4 मीटर का रहता है और इसका गहराई जो रहता है वो 1 से 1.2 मीटर तक ही रहता है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही 3 इंच का पाइप लगा हुआ रहता है और फिर ऐसे घुमावदार वही डक पाइप लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसका जो बाहर का लेयर रहता है वो सीमेंट का रहता है और अंदर का लोहा का रिंग बना हुआ रहता है, ठीक है। और लोहा का रिंग में 60 इंटू 60 माइक्रोन का ही जाली रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अंडा जब जब वहाँ 3 से 4 घंटे के बाद जब हम अंडा जो फर्टिलाइज अंडा यहाँ लाते हैं, फिर जब वो अंडा फूटता है तो बाहर स्पॉन कलेक्ट हो जाता है और अंडा अंदर ही रह जाता है। और उसके बाद फिर हम उसको इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं या स्पॉन कलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, सब एक आपस में एक दूसरे से। हम लास्ट में देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे रखता है, अभी बस स्ट्रक्चर समझिए, फिर एक साथ उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। तो स्पॉनिंग कुंड, स्पॉनिंग कुंड जो स्पॉनर्स रहता है, इसमें जो छोटी छोटी मछलियां रहता है, अब ये उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये रेक्टेंगली शेप का रहता है, 7 इंटू 5 इंटू 1.2 मीटर का। इसमें हम वो छोटे छोटे स्पॉन्स रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जब थोड़ा, इसके बाद हम इसको जो नर्सरी तालाब है वो सब में कल्चर के लिए भेज देते हैं। यहीं से बहुत सारे फार्मर्स लोग हैचरी से फिर ये कलेक्ट करके ले जाते हैं। ये कितना हम लोग रखते हैं, 3 से 5 लाख स्पॉट पर लीटर, ठीक है। तो ओवरऑल जनरल अगर हम समझे तो चाइनीज हैचरी कुछ ऐसा रहता है। ये रहा ओवरहेड टैंक, जिसमें से पानी जाएगा पहले ब्रीडिंग वाले में, फिर ब्रीडिंग में जब एग कलेक्शन हो जाएगा तब वो जाएगा हैचिंग वाले में, और हैचिंग वाले से फिर चल जाएगा जहाँ हम स्पॉन को कलेक्ट करते हैं, यानी जीरा को कलेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ से या तो नर्सरी तालाब में या फिर फार्मर्स को हम लोग बेच देते हैं, फिर वो फिर से वही नर्सरी रियरिंग तालाब में वो उसको बड़ा करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग प्रजनन करवाते हैं चाइनीज हैचरी में, कृत्रिम वातावरण में। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। अच्छा, यहाँ पर जब हम रखते हैं तो जो पानी जो हम लोग घुमावदार करते हैं वो कम से कम 70 से 80
लीटर पानी पर मिनट ऐसे इसमें फ्लो होते रहना चाहिए जब ये प्रजनन टैंक में रहता है। ठीक है। और जब ये हैचिंग टैंक में रहता है तो ये जो प्रजनन टैंक है, जो ब्रीडिंग टैंक है, इसमें जब हम मेल और फीमेल को छोड़ रहे हैं तो वो 4 से 5 घंटे के बाद लगभग प्रजनन करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका जो पानी का स्पीड है वो 60 से 80 लीटर पर मिनट होना चाहिए। ठीक है। और रात भर, क्योंकि जनरली ये लोग रात में प्रजनन करते हैं तो इसलिए रात भर पानी का फुहारा चलते रहना चाहिए। इसके बाद ये जब हैच करने आएगा तो फिर स्पीड पहले तो 60 से 80 जितना था उतना ही मेंटेन रखने के बाद बीच में थोड़ा कम कर देते हैं 40 से 50 लीटर पर मिनट। और उसके बाद फिर जब इसमें से स्पॉन निकल जाए, जीरा बाहर आने लगे, तो फिर से स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं 70 से 80 लीटर पर मिनट। और यहाँ तो फिर स्पॉन का कलेक्शन करते हैं, फिर ऐसे ही नर्सरी तालाब में या तो उसको करके फिर उसका कल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, नर्सरी रियरिंग और फिर वो स्टॉक में, या फिर बहुत सारे फार्मर्स लोग यहाँ से जीरा करके अपने फार्मर स्टॉकिंग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो चाइनीज हैचरी है उसमें कृत्रिम वातावरण में हम पूरा ब्रीडिंग करवाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट फिश फार्मिंग। फिश कल्चर ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित मछली उत्पादन। कंपोजिट फिश कल्चर होता क्या है? तो कंपोजिट फिश कल्चर में हम एक से ज्यादा मछलियों का उत्पादन करते हैं। जैसे एक साथ जो कार्प मछलियां हैं, जैसे कि देसी कार्प जो भी थी, रोहू, कतला, मृगल, और उसके साथ हम लोग एग्जॉटिक का सब एक ही तालाब में कल्चर करते हैं। एग्जॉटिक कार्प कौन कौन से थे? जैसे कि सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो एक से ज्यादा मछलियों का एक साथ हम जो उत्पादन करते हैं उसको हम मिश्रित मछली उत्पादन कहते हैं। ठीक है। और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि ये जो मछलियां है ना, सबका खाने का जो जगह है वो अलग अलग है। पहले ही पढ़ा था, जैसे कि जो रोहू है, सॉरी जो कतला है और जो सिल्वर कार्प है, वो ऊपरी स्थल में, ऊपर जो होता है उसको वहां का खाना खाते हैं। ठीक है। जो रोहू है वो मेनली जो तालाब का मिड रीजन है उसमें खाना खाती है। और जो कॉमन कार्प है, और जो मृगल है वो नीचे का डेट्राइटस वगैरह सब जो सड़ा गला है वो खाती है। और जो ग्रास कार्प है वो सब हाइड्रिला वगैरह जो भी पौधे वगैरह होते वो सब खाती है, हाइड्रिला, नाजस, ये सब। ठीक है। तो इस तरह से इस सब के बीच में आपस में भोजन के लिए कोई कंपटीशन नहीं रहता है, सबको अपने अपने जगह में मिल जाता है। इसलिए हम लोग
यूजुअली इसलिए ये सब मछली का कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं, एक साथ कल्चर करके उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब जो कल्चर होता है वो भी, अगर प्रोडक्शन जो है वो 5,000 या 3,000 तक हो, 3,000 तक हो केजी प्रति हेक्टेयर, तो उसको लघु उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, वही प्रोडक्शन 5,000 से 7,000 केजी प्रति हेक्टेयर हो तो इसको मध्य उत्पादन बोलते हैं। और इससे ज्यादा हो, जैसे 10,000 से 15,000 केजी, तो उसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर हमको कंपोजिट फिश कल्चर करना है तो नॉर्मली जो तालाब रहता है उसका एरिया कितना रहता है, 0.2 से लगभग 1 हेक्टेयर, और उसका गहराई कितना होता है, नॉर्मली 1 से 1.5 मीटर या 2 मीटर तक के आसपास। ठीक है, तो कंपोजिट फिश कल्चर करने के लिए जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, पहला स्टेप है तालाब की सफाई। ठीक है, तो जो तालाब है, अगर पुराना तालाब है तो हम उसको पूरा उसका मरम्मत करवाएंगे, उसको ठीक करवा देंगे। और अगर नया तालाब है तो हमने पहले ही बताया था कि पॉन्ड कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसका स्टेप्स हमने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है। और फिर हम उसको क्या करेंगे, इसका साफ सफाई करेंगे, जितना भी कचरा वचरा रहेगा वो सब हम हटा देंगे, पूरा तालाब को साफ करवाएंगे, जितना भी कीचड़ वगैरह है वो हटा देंगे। यहाँ का जो मिट्टी है वो 2-3 फीट का मिट्टी जो है वो भी, उसको भी पूरा अच्छे से साफ करवा देंगे। और क्योंकि ये जो गीला मिट्टी है, जो भी सड़ा गला है, उसको अच्छे से या तो जुतवा देंगे या तो अच्छे से साफ करा देंगे। ठीक है, तालाब का सफाई करने टाइम हमको सबसे पहला चीज जो हमको ध्यान देना होता है ना, कि जो अनवांटेड प्लांट्स है, जिसको हम बोलते हैं वीड्स, वो हटा दें। दूसरा, अनवांटेड जो फिशेस है उसको भी हम साफ कर दें। जैसे हम पहले डिटेल में पढ़ते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स क्या होता है। ठीक है, अनवांटेड प्लांट, ये वीड्स को कैसे साफ करना। ठीक है, तो प्लांट में बहुत सारा वीड्स रहता है, जैसे कि जलकुंभी, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया। ठीक है, बहुत सारा और है, नाजास है, कमल का फूल है, सिरेटोफाइलम है। ठीक है, ये थोड़ा है तो ठीक है, क्योंकि ग्रास का कुछ कुछ ये सब खाता है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो जो पौधा है, पौधा से ही अगर पूरा भर जाएगा तो पहला तो चीज है कि सन का लाइट पानी में नहीं आएगा,
ठीक है। दूसरा, जो फिश है वो अच्छे से तैर भी नहीं पाएगा, ऊपर से जितना भी खाना या मिनरल्स पानी में रहेगा उसके लिए कंपटीशन हो जाएगा मछली में और पौधा में ही। और पानी का, क्योंकि ये सड़ेगा भी तो ये सड़ने के लिए भी ऑक्सीजन का जरूरत होता है, तो जब ये सड़ेगा तो ऑक्सीजन लेगा, तो पानी का ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मछली सफोकेट होकर मर जाएगी। इसलिए जरूरत से ज्यादा प्लांट भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मार देते हैं। इसके लिए बहुत तरीका है यार। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग जाल का मदद से, जो कास्ट नेट होता है या फेंका जाल होता है उससे करके, पहले तो जैसे ये तालाब है उसमें ऐसे जाल लगा के इसको पूरा खींच के हटा देते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारा ऐसे इक्विपमेंट होता है जिसमें बोट में ऐसे जाता है मछुआरा लोग और उसको चुन के काट के निकाल के बोट में कलेक्ट कर करके हटा देता है। या फिर हम लोग बहुत सारा केमिकल्स का भी यूज करते हैं इसको साफ करने के लिए, केमिकल्स या रसायन का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सा रसायन यूज करते हैं और उसका डोजेस, उसका प्रॉपर टेबल बना के समझाते हैं। स्टार्ट। तो देखिए ये सब है, जैसे बहुत सारा जलीय पौधा है, जैसे जलकुंभी हो, आइपोमिया हो, कमल हो, या फिर ये एटलिया हो, तो इसमें हम ये डीडीटी डालते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग डोजेस है। जैसे जलकुंभी के लिए 8 से 10 केजी प्रति हेक्टर हम उसका पत्ता में छिड़काव करते हैं। वही आइपोमिया है तो 2 से 4 केजी वो भी पत्ता में करते हैं। वही कमल और लिली है तो उसके लिए हम 5 से 10 केजी प्रति हेक्टर, ये 24D का इसमें जड़ में करते हैं। ठीक है, वही एटलिया है तो 10 से 20 केजी प्रति हेक्टर उसके जड़ में ही करते हैं। ठीक है, और फिर वही माइक्रोसिस्टिस है तो उसके लिए डाईयूरोन करके आता है केमिकल, वो भी उसमें जल में छिड़काव करते हैं, जड़ में नहीं, जल में, पानी में उसको करके करते हैं, और वो होता है 0.1 से 0.3 mg प्रति लीटर। ठीक है, वैसे ही ये जो पिस्टिया है उसमें पैराक्वेट्स नाम का ड्रग देते हैं पत्ता में, कितना 0.2 kg प्रति हेक्टर। और वही सैल्वेनिया है तो भी इसमें पैराक्वेट ही डालते हैं पत्ता में 0.4 kg प्रति हेक्टर। ठीक है, वैसे ही अगर और भी है जैसे वेलेस्नेरिया हो तो उसमें पैराक्वेट भी डालते हैं और डाईयूरोन भी डालते हैं। ये डालते हैं 2 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से, और डाईयूरोन डालते हैं 4 kg प्रति हेक्टर में वेलेस्नेरिया में। पैराक्वेट जब डाल रहे हैं तो उसका पत्ता में डाल रहे हैं वेलेस्नेरिया को खत्म करने के लिए, और डाईयूरोन डाल रहे हैं तो जड़ में डालते हैं। ठीक है, तो ये सब डोजेज, और ये तो याद करने वाला है, इसमें तो कुछ समझाना वाला है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अनवांटेड मछली। अनवांटेड मछली जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अनवांटेड मछली में भी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है वीड फिशेस, ठीक है, जो हमको नहीं चाहिए होता है, और एक होता है प्रीडेटरी फिशेस। ठीक है, जिसको हम जलभक्षी भी बोलते हैं। तो जो ये वीड फिशेस है ना, ये जो हमको फिश कल्चर करना, वो मछली को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर होता क्या है कि अगर दूसरी मछली भी रहेगी, जो मछली हमको बेचना है, कल्चर करना है, उसके साथ अगर दूसरी मछली भी हो तो कंपटीशन बढ़ जाएगा।
मतलब क्या का कंपटीशन बन जाएगा, खाने का, रहने का और प्लस ऑक्सीजन का भी। क्योंकि जो हम खाना देंगे हो सकता है ये जो मछली का हमको कल्चर ना करना है वो खा जा रही है, तो जो हमको मछली चाहिए वो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, तो हम उसको बेच नहीं पाएंगे। इसलिए हमको जरूरत है कि ये जो मछली जिसका हमको कल्चर नहीं करना, बेकार मछली, वो हम उसको हटा दें। ठीक है, तो वीट फिशेस में क्या आता है, वीट फिशेस में आता है खैरी, जैसे मछली का नाम है बुल्ला, चंदा, ठीक है, एसोमस, इस तरह से ये वीट फिशेस है। पुंटियस का भी बहुत सारे स्पीसीज है, तो ये सब वीट फिशेस में आता है। फिर प्रीडेटरी में वही हमारा ये सिंगी है, कवई है, गरई मछली है, ठीक है, बेटकी है, इस तरह से और भी है। फिर ये वीड में पोठिया भी है, पोठिया, ठीक है। तो ये सब मछली को हमको हटाना रहता है, तो इसको हम लोग मारने के लिए दो चीज का ज्यादातर यूज करते हैं। एक होता है महुआ का खल्ली, या फिर दूसरा जो हम यूज करते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो महुआ का खल्ली कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो खेत है उसमें हम 2500 केजी प्रति हेक्टेयर, अगर सूखा तालाब है तो उसी में उसके साथ जुताई कर दिया जाता है पहले ही, ठीक है। या फिर जब पानी भर गया उसमें अगर अनवांटेड मछली है तो उसका पाउडर बना के ऐसे छिड़काव कर देंगे, ठीक है। तो इससे जब 2500 केजी प्रति हेक्टेयर करेंगे तो जितनी भी मछलियां हैं वो मर के ऊपर आ जाएगी, फिर उसको हम जाल का मदद से हटा देते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होता है ना कि पानी में भी जहरीलापन आ जाता है। कितना दिन तक, 14 से 15 दिन तक। तो तब तक हम जो हमको कल्चर करना है वो मछली को हम 14 ये डालने के बाद 14-15 दिन के बाद ही, जब पानी में ये जहरीलापन खत्म हो जाता है तब हम डालते हैं, ठीक है। वैसे अगर हमको ब्लीचिंग पाउडर डालना है तो वो 300 केजी प्रति हेक्टेयर डालेंगे, सेम वही प्रोसेस, और इसका जहरीलापन खत्म होने में 7 से 8 दिन लगता है। तो इस तरह से हम लोग अनवांटेड मछली या जो मछली हमको नहीं चाहिए उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये था तालाब का सफाई, जिसमें हम पढ़े कि किस तरह से हमको जो अनवांटेड मछलियां हैं जो हमको नहीं चाहिए वो, और कैसे जो अनवांटेड प्लांट्स है जैसे जलकुंभी वगैरह जो है वो हम कैसे हटा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है जल का क्वालिटी, या वो जिसको बोलते हैं वाटर क्वालिटी, वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है, हम उसको पीएच जो हमने बताया था वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब अगर खेत जब सूखा हुआ है ना तो उसी में हम लोग चूना का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब अगर पानी भर भी गया हो तो चूना का
पाउडर पानी में मिला मिला के इसमें डालते हैं ताकि इसका पीएच मेंटेन रहे। तो अगर हमको कितना चूना डालना है ये डालने के लिए तो हम लोग उसको लैब में टेस्ट कराएंगे और पता रहेगा कि पानी का पीएच है, उसके हिसाब से हम डोजेस डालेंगे। लेकिन अगर हमको मान लीजिए नहीं भी पता है तो भी एटलीस्ट 200 से 250 केजी प्रति हेक्टर चूना का छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है। वही अगर हमको मछली मारने के लिए अगर हमने ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया है तो ब्लीचिंग पाउडर में भी चूना रहता है, इसलिए उस टाइम हमको फिर अलग से चूना डालने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कितना पीएच हो तो कितना मात्रा में चूना डालेंगे। ठीक है। हम टेबल के द्वारा समझाते हैं। अगर हमको पीएच मालूम है, जैसे 4.5 से 5 के बीच में पीएच है, जैसे हाईली एसिडिक है जिसको हम उच्च अम्लीयता बोलेंगे, तो हम 2000 केजी प्रति हेक्टेयर चूना। वैसे ही अगर मध्य 5 to 6 तक का पीएच है तो 1200 केजी प्रति हेक्टेयर। 6 से 6.5 है, हल्का है तो 1000, और फिर 6.5 से 7.5 है तो 500, और 7.5 से 8.5 है तो 200। तो हम देख सकते हैं कि जब एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिक ज़्यादा है तो हम ज़्यादा चूना का प्रयोग करें, और जैसे ही न्यूट्रल की तरफ आ रहा है, अल्कलाइन की तरफ आ रहा है न्यूट्रल से, तो हम उस चूना का जो मात्रा है वो कम करते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम चूना का प्रयोग करेंगे। अब चूना का प्रयोग करने के बाद हम तीसरा जो स्टेप है वो क्या करेंगे, खाद का प्रयोग। तो खाद में हम क्या क्या करते हैं, अगर हम नेचुरल खाद का बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं गोबर का या बायोगैस, या गोबर गैस से जो गोबर को जो सड़ा के जो गैस निकलता है उसका जो स्लरी जो पेस्ट बचता है वो हम यूज करते हैं, या बहुत सारा मल भी यूज करते हैं बहुत सारे जानवर का। ठीक है। और अगर हम केमिकल या रासायनिक खाद का बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं यूरिया का, फिर यूज करते हैं हम अमोनिया का, फिर यूज करते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। बहुत सारा फर्टिलाइजर आता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, फिर ट्रिपल फॉस्फेट। ठीक है। ये सब का खाद का हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है उसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है, खनिज पदार्थ प्रोवाइड करता है जिससे कि प्लांट पानी में ग्रो करेगा। अगर ये खाद नहीं डालेंगे तो इसमें जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो अगर प्लांट नहीं ग्रो करेगा तो पानी में ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, और प्लस जो मछली उसको खाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए टाइम टू टाइम जो है ना पानी में खाद डालना जरूरी है। ठीक है। नॉर्मली जो हम खाद डालते हैं वो फिर हम वही सॉइल जो मिट्टी है उसका टेस्टिंग कराते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सा जो पोषक तत्व है उसका कमी है, मतलब कौन कौन सा मिनरल्स है, कौन कौन सा मिनरल्स नहीं है, उसके हिसाब से हम खाद डालते हैं। ठीक है। तो अगर हमको पता है तो उसके हिसाब से डोज तो अलग अलग रहता ही है, लेकिन अगर हमको डोज नहीं भी पता है तो जो गोबर है वो स्टार्टिंग में अगर हमको नहीं पता कि ये जो सॉइल जो मिट्टी है उसका टेस्टिंग नहीं करवा पाए तो भी एटलीस्ट कम से कम 2000 केजी प्रति हेक्टर फिश का जो स्टॉक करने संचय करने से पहले डाल देते हैं, और उसके बाद पानी डालने के बाद मछली डालने के बाद हर हफ्ता गोबर का जो किस्त है वो 1000 तक डालते हैं हर सप्ताह। 1000 केजी
वही अगर हम ये यूरिया वीरिया डालेंगे वो 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे। यूरिया है वो हम 25 kg प्रति हेक्टेयर का करेंगे, और वही जो अमोनिया था या फिर सुपर सल्फेट वो लगभग 20 kg प्रति हेक्टेयर। मात्रा है जब हमको पता नहीं हो कि टेस्टिंग ठीक से नहीं हो तब, लेकिन जब अगर हम टेस्ट कर देंगे तो फिर हम कितना डोजेस और कितना मात्रा देंगे वो हम बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट। तो ये है, जैसे पहला खाद है जैसे गोबर, तो अगर हम उसका अल्प उत्पादक करें तो एटलीस्ट 10,000 से 12,000 kg वो एरिया के हिसाब से 10,000 से 12,000 खाद का जरूरत पड़ेगा। वही अगर मध्य उत्पादक है तो 8,000 से 10,000 kg। फिर अब वही बायोगैस स्लरी है तो 20,000 से 30,000, और मध्य में 10,000 से 16,000 kg तक का खाद का जरूरत पड़ेगा। वैसे यूरिया है और अमोनियम सल्फेट है तो वो 225 से 290 अल्प में, और मध्य में 155 से 255 तक। ठीक है, और वही अमोनियम सल्फेट का उतना ज़रूरत नहीं है यहाँ। और अगर हम बात करें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का तो वही 550 से 650 kg तक का ज़रूरत पड़ेगा। मध्य में उत्पाद करें तो 350 से 500 kg तक का खाद का पूरा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें उच्च उत्पादक में तो उसका डोजेस इस तरह से। वही अगर हम उच्च में उत्पादन कर रहे हैं तो गोबर का 5,000 से 8,000 kg प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। वहाँ भी जो हम मात्रा की बात किए थे वो प्रति केजी, उतना केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, वैसे ही बायोगैस स्टडी अगर हम लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो 10,000 से 16,000 kg प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। और फिर यूरिया 112 से 155 kg। इसमें अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, फिर और दूसरा खाद का हम बात करें जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसका बात करते हैं। वही हम बात करें सिंगल सुपर फॉस्फेट का तो अगर हम अल्प उत्पादक करें तो 315 से 405 kg प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। ठीक है, मध्य में 220 से 315 और उच्च में 155 से 220। वही हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का बात करें तो वो 110 से 145 और 75 से 110 kg मध्य में, और उच्च उत्पादन कर रहे तो बस 50 से 75 kg प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये जो खाद की मात्रा है अगर हम बात करते हैं जैसे गोबर वगैरह है तो उसको हम जितना डालना है, जैसा तो हमने पढ़ा कि उच्च में कितना डालना है उसके हिसाब से उसको 10 भाग में बांट लेते हैं। और वही रसायन वाला जो है उसको भी 11 भाग में, पूरा जितना एक वर्ष में डालना है उसके हिसाब से 11 भाग में कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गोबर का जो है गोबर है का तो फर्स्ट डोज डालना ही डालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो गोबर का दूसरा डोज जब डालते हैं, दूसरा किस्त बोल सकते हैं डालते हैं, उसका 15 दिन का अंतराल में फिर रासायनिक खाद डालना है। तो इस तरह जब तक प्रोडक्शन हो रहा है तो हर 15 दिन में पहले हम गोबर या स्लरी वाला डालेंगे नेचुरल, फिर 15 दिन के बाद रासायनिक है। ऐसे हम जितना मात्रा है, जितना डोज है, जो सॉइल या मिट्टी का गुणवत्ता के हिसाब से डालते जाएंगे। ठीक है,
और यूजुअली हम देखते हैं कि अगर हमने महुआ का खल्ली का यूज़ किया है, महुआ का खल्ली का यूज़ किया मछली मारने के लिए, तो हम जो गोबर का पहला डोज है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी खाद की तरह ही काम करता है। तो इस तरह था, हमने खाद का कितना कितना मात्रा है वो देखा। अब हम देखते हैं कि कैसे संचय करेंगे, तो स्टॉकिंग कितना कितना करेंगे मिश्रित में। तो जो मिश्रित है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो 3 प्रजाति ले सकते हैं, या तो यूजुअली देखा गया कि 3 प्रजाति डाला जाता है, जैसे रोहू, कतला, मृगल। या तो 4 प्रजाति, रोहू कतला, मृगल और कॉमन कार्प, या तो पूरा 6, जिसमें पूरा आईएमसी और एग्जॉटिक का पूरा 6 का 6। ठीक है, यूजुअली जो हम संचय करते हैं उसका कितना अनुपात, कितना प्रतिशत मेंटेन करते हैं वो हम बताते हैं आपको टेबुलर फॉर्म में। यूजुअली जो टाइम कब करते हैं, यूजुअली हम सुबह के टाइम में स्टॉकिंग करते हैं या संचय करते हैं, डालते हैं। ठीक है, अच्छा खाद का आपको समझ में आया ना कि खाद है जो पहला जो ज्यादा डोज जो हम बात किए थे वो कब का बात किए थे, वो पानी भरने के पहले, जब स्टॉकिंग नहीं किया उसके बाद जो 15 डेज का जो इंटरवल में जो हम बात किए हैं वो है जब फिश डाल दिए उसके बाद भी तो हमको प्लांट चाहिए ही, तो मेंटेन रहे तो हर 15 दिन में हम खाद डालते ही रहते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल समझा जाए तो ये जो तालाब है इसमें पहले हम लोग ये लाइम चूना डालते हैं, उसका 1 सप्ताह बाद खाद डालते हैं, फिर 1 सप्ताह के बाद मछली का संचय करते हैं, और फिर संचय करने के हर 15 दिन में खाद डालते ही रहते हैं। ठीक है, अब कितना संचय करना है, कितना, जैसे यूजुअली जो तालाब है उसमें तो ठीक है 400 से 600 केजी प्रति हेक्टेयर मछली होना चाहिए। ठीक है, जिसका 10 से 15 सेंटीमीटर का जो उंगली वाला मछली 40 से 50 ग्राम तक का। ठीक है, लेकिन कौन कितना रहेगा वो हम देखेंगे कि अगर हम 3 प्रजाति कर रहे हैं, जैसे अगर हम रोहू, कतला, मृगल कर रहे हैं तो उसका अनुपात कितना रहेगा 3 प्रजाति का। ठीक है, वैसे 4 प्रजाति का और वैसे 6 प्रजाति। एक मिनट। तो अगर हम रोहू, कतला, मृगल कर रहे हैं तो प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज्यादा कतला है, 40% ये रखेंगे, और रोहू और मृगल का जो परसेंटेज है वो बराबर रखेंगे, 30-30%। ठीक है, और अगर हम फिर 4 प्रजाति कर रहे हैं, जैसे रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प, तो जो रोहू और कतला है वो 30-30% रखेंगे, और जो मृगल है और कॉमन कार्प है वो 20-20% रखेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम सारी प्रजाति कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रोहू रखेंगे 25%। ठीक है, फिर जो कतला है, कतला, मृगल और कॉमन कार्प है वो 15-15% रखेंगे, और फिर ये जो सिल्वर कार्प है वो 20%, और सबसे कम रख रहे हैं ग्रास कार्प को। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग इतना प्रतिशत फॉलो करते हैं जब हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर या मिश्रित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो संचय करने के बाद हम खाद वगैरह तो डाल ही रहे हैं, लाइम वगैरह। अब हम देखते हैं कि हम इसको क्या क्या खाना देते हैं। ठीक है, तो खाना में तो जो नेचुरल फूड तो अवेलेबल ही है, जो प्लांटन वगैरह है, ठीक है, या जो पौधे वगैरह है वो तो है ही। लेकिन हम बाहर से कृत्रिम रूप में से भी खाना देते, तो हम क्या क्या देते हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया था, चावल का गुंदा जिसको हम राइस ब्रान बोलते हैं, या फिर राई, मूंगफली, सरसों, ये सब हम देते हैं, सारा बराबर रेशियो में दे देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हम देते कब है, ये यूजुअली जो हम खाना है ना वो सुबह के टाइम में देते हैं। ठीक है, और क्योंकि सुबह के टाइम में फिश का मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हाई रहता है, मतलब पचाने का शक्ति ज़्यादा रहता है, इसलिए हम ज़्यादा सुबह सुबह देते हैं। रात के टाइम में खाना हम लोग नहीं देते हैं जनरली। ठीक है, और खाना हम लोग देते कैसे, ऐसे नहीं कि पाउडर बना के डायरेक्ट छिड़काव कर दिए, वैसा नहीं। इसको देने के लिए या तो आप जितना खाना है उसको एक बांस, बीच में बांस के सहारे बोरा में खाना डाल दीजिए और एक छेद कर दीजिए हल्का सा, तो मछली जाएगी, उस छेद से खाना खाकर चली जाएगी। ठीक है, या तो ये तरीका है, या तो आप जो जितना भी आटा वगैरह है उसका आप सान लीजिए, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा सानते हैं वैसा करके उसको गोल करके पतला पतला लंबा करके रस्सी में भी डाल के ऐसे लटका सकते हैं। ठीक है, तो मछली उसको भी ऐसे खा लेगी। तो इस तरह से हम इसका खाना दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम फिश का कल्चर कर रहे हैं तो हमको तो ये फिश का ध्यान देना ही है कि उसमें खाद मेंटेन रहे। हमेशा हमको देखते रहना है कि उसमें जो प्लैंकटन है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। बीच बीच में हम आपको पानी का सैंपल लेके देखते रहना रहेगा कि उसमें जो पीएच है वो ठीक है कि नहीं, सारा उसमें खाद कितना चाहिए कितना नहीं है उसको आपको मेंटेन करते ही रहना पड़ेगा। और आपको खाना भी टाइम पे देते रहना है मछली को। और आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम मछली को आपको निकाल के भी देखना है कि मछली का बढ़ रहा है कि नहीं, वृद्धि दर है। आपको उसको लेके वेट करते रहना कि हाँ चलो कि जो मछली है उसका वेट बढ़ रहा है, उसमें कोई बीमारी हुआ है कि नहीं। अगर कोई बीमार है तो आपको वो सब मछली को हटा देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फिश कल्चर कर सकते हैं। और जब मछली का 750 ग्राम से 1 केजी तक का हो जाए तो फिर मछली बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप फिर उसको जाल का मदद से वो सब मछली को निकाल के बेच सकते हैं। तो आप जितना निकालते जाए उतना आप स्टॉकिंग भी करते जाए ताकि चेन प्रोडक्शन का जो चेन है वो बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो मिश्रित कल्चर क्या कर सकते, कैसे कर सकते हैं। उसमें हम देखे कि पहला क्या स्टेप था कि तालाब का साफ सफाई कैसे करें। उसमें हमने देखा कि अनवांटेड प्लांट्स है या फिर जो बर्ड्स है, सॉरी जो मछली है अनवांटेड बर्ड्स, उसको कैसे हटाया जाए। ठीक है, फिर हमने खाद का देखा कि खाद कितना मात्रा में डालना चाहिए, चूना कितना मात्रा में डालना चाहिए, कितना खाना उसको क्या क्या देना चाहिए, और फिर रेगुलर मैनेजमेंट कैसे करते रहे। हमेशा हमको ये सब क्वालिटीज़ है जो उसका पैरामीटर है वो सब मेंटेन रखना है। ठीक है, तो इस तरह हमने मिश्रित कल्चर के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।